एफटीआईएल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट से भी एफटीआईएल को राहत नहीं मिली है। एफटीआईएल के एमडी और सीईओ प्रशांत देसाई से बात कर रहे हैं जी मीडिया संवाददाता तरुण शर्मा। आइए सीधे आपको ले चलते हैं वहीं। तरुण जी बताएं। बिल्कुल, हमारे साथ हैं 63 मून जो फॉर्मली नोन एज एफटीआईएल के एमडी मिस्टर प्रशांत देसाई। सबसे पहला सवाल सर कि जो ये हुआ कि ईओडब्ल्यू ने आपके प्रॉपर्टीज अटैच कर दी, बैंक अकाउंट्स अटैच कर दिए, सर ये केस ऑलरेडी एमपीआईडी में था, तो इस चीज के प्रोविजंस कंपनी के मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पहले क्यों नहीं कर रखे थे? प्रोविजन इसलिए नहीं करके रखे थे बिकॉज अगर आप देखेंगे तो ऐसा सिमिलर पत्र हम लोग को ईओडब्ल्यू से पहले आया था फरवरी 2015 में, जहां पर मोरलेस उन्होंने ही सेम चीज़ कही थी कि भाई आप लोग कोई एसेट्स को डिस्पोज नहीं करोगे। हालांकि उस पत्र में तो ये भी कहा गया था कि आप डे टू डे ऑपरेशन जैसा है वैसा जारी रखेंगे। एंड उस पत्र को हम लोग ने बॉम्बे हाईकोर्ट लेके गए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस पत्र के ऊपर हमें स्टे भी दिया था। आपके दर्शकों के लिए वो स्टे आज भी वैलिड है। बट हम लोग भी आपके जितना ही सरप्राइज थे जब हम लोग को और एक पत्र मिला जिसमें ये कहा गया कि भाई अब तो आप कुछ बेच नहीं सकते हो। उसमें कैश बैलेंसेस, बैंक बैलेंसेस सब कुछ डाल दिया गया था। एंड देयरफॉर क्या होता है कि जब आपको एक पत्र मिल जाता है ईओडब्ल्यू से, देन मेरे को वो पत्र को लेके फिर कोर्ट से जाके ही परमिशन लेनी पड़ती है। तो हम जहाँ तक हमारा विचार था कि भाई ऑलरेडी एक बार स्टे मिल चुका है। दूसरी इसमें ये भी दो और दृष्टिकोण है। इसमें सबसे पहला दृष्टिकोण ये है कि सबकी चिंता क्या है। आज हम लोग हर एक चीज़ को एक थोड़ा पॉजिटिवली लेते हैं। सो आज आप ईओडब्ल्यू देखें तो हम लोग भी उनके शूज़ में बैठना चाहते हैं कि भाई ये क्या थॉट प्रोसेस है जिसके बिहाइंड उन्होंने ये किया होगा। जो हम लोग को समझ में आता है, सबकी चिंता ये है कि भाई आज एफटीआईएल ने इतने सारे एक्सचेंजेस में से एग्जिट ली ओवर द लास्ट 2 ईयर्स। ये भी फोर्स्ड एग्जिट थी, हमें एग्जिट नहीं करना था, बट बिकॉज रेगुलेटर्स ने कहा और वी कंप्लाइड विथ रेगुलेटर्स, आज हम लोग ने एग्जिट की। आज वी आर सेटिंग विथ सम अमाउंट ऑफ कैश। एंड कल अगर ये कोई कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव होता है या सुप्रीम कोर्ट में प्रूव होता है कि भाई एनएससीएल ने गलती की थी, जो एनएससीएल ने गलती की थी वो एफटी को मालूम थी, जब ये सुप्रीम कोर्ट लेवल पे शायद अगर प्रूव हो, जब भी प्रूव हो, तो सबकी चिंता ये भाई उस टाइम ऐसा ना हो कि एफटीआईएल के पास पैसे ना हो। सो सबकी चिंता ये है कि ये जो एसेट्स, ये जो इन्वेस्टमेंट है उसको किसी तरह से आप फेंस ऑफ करके रखें, ताकि जो वो भी गलत है बट उनकी ये चिंता है। सो इस चिंता पे और 2 दृष्टिकोण है। ऐसी सिमिलर चिंता मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भी थी। कंपनी लॉ बोर्ड ने भी समथिंग इन दिस लाइन्स हमें कहा गया था। तब हम लोग इस मैटर को लेके मद्रास हाईकोर्ट गए। मद्रास हाईकोर्ट ने भी इस पे स्टे किया। तो कंपनी लॉ बोर्ड उस समय सुप्रीम कोर्ट के पास गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर वापस एनसीएलटी को दिया। तब कंपनी लॉ बोर्ड एनसीएलटी बन गई थी और एनसीएलटी के साथ हम लोग ने मिलकर ये तय किया कि भाई एक कमेटी बनाते हैं। उस कमेटी में एक सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनी रहेंगे और 3 जन हमारे यहाँ से रहेंगे, 2 हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और मैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज और गवर्नमेंट नॉमिनी को एक वीटो भी दिया गया था और उसमें प्रिंसिपली ये अग्री किया गया था कि भाई आप 3 चीज अगर करें या करना चाहें तो प्लीज कमेटी से अप्रूवल लेके करें। एक था कि आप अपनी सब्सिडीज में जब इन्वेस्ट करें तो हमें पूछ लिया इस कमेटी से ओके लें। अगर आप कोई एसेट बेच रहे हैं चाहे वो रेगुलेटरी कंसिडरेशंस में हो तो हमें पूछ ले। एंड तीसरा इनका था भाई आज जो हमारे पास ये जो कैश बचा हुआ है जो हम लोग ने ट्रेजरीज में रखा हुआ है, इस कैश को अगर आप ट्रेजरी में से म्यूचुअल फंड से बेच के बॉन्ड्स खरीदना चाहते हैं एक्सेट्रा तो भी आप हमें पूछ लें। एंड लॉजिकली मेड सेंस, हमें भी कोई आपत्ति नहीं थी इसमें। भाई जो भी हम लोग कर रहे हैं लिस्टेड कंपनी है, ट्रांसपेरेंट कंपनी है। लेकिन सर तो माने कि मतलब इस जो ईओडब्ल्यू का अटैचमेंट है आप लोग तैयार नहीं थे, तो लीगल फ्रंट पे एक फेलियर कंपनी की तरफ से? नहीं, फेलियर तो नहीं बोल सकते आप। क्यों? फेलियर तब होता कि आज जो चीज़ को आप एक्सपेक्ट करते हो आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। भाई ईओडब्ल्यू के एक लेटर के ऊपर मेरे पास आज स्टे है, एनसीएलटी की कमेटी बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो आपको बोलता है भाई आप डे टू डे ऑपरेशंस कर सकते हो। तो कोई मतलब सपने में भी नहीं सोच सकता है कि भाई मुंबई पुलिस एक ऐसा लेटर इशू करेगी जो एक कंपनी की डे टू डे ऑपरेशंस को थ्रेटन करने की वो रखती है। हाउएवर हमारा आज भी ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये उनकी इंटेंट नहीं थी। शायद उन्होंने लेटर लिख दिया बट इंटेंट उनकी ये नहीं थी कि एक लिस्टेड कंपनी जहाँ 63,000 शेयर होल्डर है, 1000+ एम्प्लॉय और उनकी फैमिली है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के आप डे टू डे ऑपरेशंस को इस तरह से स्टॉल करने की हमारे हिसाब से उनकी इंटेंट नहीं थी। बट क्या होता है भाई
वी आर अ कॉर्पोरेट सिटीजन ऑफ लॉ, तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे, इसके अगेंस्ट में हमें जो भी चाहिए वो हम लोग आज कोर्ट से हमको हमारी होपफुल है कि हमें वो मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ सर कंपनी अब क्या करेगी? एक एमसीएक्स को छोड़ के कोई बड़ा क्लाइंट कंपनी के पास नहीं है। कंपनी का क्या बिजनेस प्लान है? ऑलरेडी इतने सारे केसेस कंपनी लड़ रही है। तो कंपनी का यदि आप हमें रोड मैप दे सके तो वो एक फ्रूटफुल होगा। मोस्ट डेफिनेटली आपको दूंगा। तो अगर आप आज 63 मून्स को ब्रेकअप करेंगे तो मैं उसको 3 पर्सपेक्टिव्स में ब्रेक करता हूँ। एक हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है। हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस में 2 बिजनेसेस मेजर है। एक है हमारा मेंबर टेक्नोलॉजी बिजनेस, जहां हमारा ओडीन है, एसटीपी गेट है, रिस्क सॉल्यूशन है। वो बिजनेस लास्ट ईयर तक थोड़ी सी डिग्रोथ थी बिकॉज ऑफ ऑल दीज चैलेंजेस दैट वी वर फेसिंग, बट इस साल हम लोग ने स्टेबिलिटी देखी है। हमारा दृष्टिकोण के इस बिजनेस को हम लोग 10 से 15% पे ग्रो कर पाएंगे अगले 1 साल 2 साल में। हमारा दूसरा बीच में आपसे रोकना चाहूंगा सर, आपके ओडिन सॉफ्टवेयर पे भी एक अब सवाल उठ गया है, क्योंकि जो मॉड्यूलर्स इंजीनियरिंग कंपनी उन्होंने ये सवाल कर दिया कि ये हमारा पेटेंट था, हमें इन्होंने पार्टनरशिप में ये काम करना था, उसमें वो शेयरिंग करना था, वो भी आप लोगों ने नहीं किया। वो केस भी अब कोर्ट के अंदर पेश हो गया। क्या होता है, आप लोग की जो नॉलेज है ना वो थोड़ी हाफ बेक्ड है, और आप लोग कोई भी चीज़ को, जैसे हम लोग पॉजिटिवली देखते हैं ना, जी न्यूज़ पर्टिकुलरली इस हर एक चीज़ को नेगेटिवली देखता है। मॉड्यूलर्स का एक थर्ड पार्टी एक कॉन्ट्रैक्ट था फॉर अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट, उसमें देयर हैज बीन नो ब्रीच ऑफ एनीथिंग। एलिगेशन तो कोई भी कुछ कर सकता है, मैं भी आपको बोल सकता हूँ आपने मेरे को थप्पड़ मार दी, बट डिसाइड कहाँ होता है? हर एक मैटर का डिसीजन कोर्ट में होता है। मीडिया और जी बिजनेस क्यों इतना उतावला है डिसीजन देने के लिए? आप भी उसी देश में रहते हैं जहाँ मैं रहता हूँ, जिसको हम लोग कंट्री बोलते हैं इंडिया। इंडिया में एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में एलिगेशन एक दूसरे के ऊपर लग सकता है। मीडिया के पास पावर है, मीडिया के पास उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो। एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आप बोल रहे थे मैं चुप रहा, अब मैं बोल रहा हूँ आप चुप रहेंगे। सो आपके पास भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले आप वो ऑर्डर को पढ़े, इंग्लिश में है, आई एम श्योर आप इंग्लिश जानते हैं, उसको समझिए, फिर ये क्वेश्चन करिए। हम लोग ने कोई चीज़ ब्रेक नहीं की है। हमारा ओडिन सॉफ्टवेयर आज भी 60-65% ऑफ रिटेल ट्रेड से ओरिजिनेट होता है कंट्री में, ओडिन से ओरिजिनेट होते हैं। अगर आप ऑर्डर पढ़ेंगे, आप देखेंगे उस ऑर्डर में उन्होंने कुछ ऐसा नहीं मांगा है, कुछ ऐसा नहीं कहा है। उनको हम लोगों ने लिख दिया, आपका लेटर आते ही जो आपका वो थर्ड कंपोनेंट था हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। अब जब ये मैटर कोर्ट्स में आएगा, पहले इन्होंने ये केस यूएस कोर्ट्स में किया था, यूएस कोर्ट्स में उन्होंने ये केस को विड्रॉ कर लिया, अब ये लोग इंडिया में आए। तो जो आपकी समझ, तरुण आप जरा इनसे पूछिए, जो एमडी है आपके साथ, बात ये कह रहे हैं मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं। अब तक जितने भी आरोप इनके ऊपर लगाए गए हैं सारे आरोप सही साबित हुए हैं, और खुद तत्कालीन जो उस समय एफएमसी थी, एफएमसी ने एफटीआईएल को अनफिट करार दिया था। ये मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं, और उस समय जिग्नेश शाह उस समय भी कह रहे थे कि वो बिल्कुल पाक साफ है, जबकि खुद एनएससीएल के एमडी ने कहा था कि पूरे मामले की जानकारी उनको है। बिल्कुल मृत्युंजय, यही सवाल मेरा भी था कि सर 4 अगस्त 2013 को एक मीटिंग आपके प्रमोटर ने बुलाई थी, जिग्नेश शाह ने, और उन्होंने कहा था कि सब कुछ सही है, हम पैसा वापस लौटाएंगे, वेयर हाउसेज में माल है। लेकिन आज 3 साल बाद भी वो पैसा नहीं लौटा पाए, और उन्होंने उससे पहले जब 31 जुलाई से पहले मिनिस्ट्री के सामने भी ये पेश किया था कि यहाँ पे माल रखा है और पैसा हम पूरा लौटाएंगे। लेकिन कोई भी चीज पे आप फुलफिल नहीं हो पाए। आपने रोड प्लान दिया कि हम ये पैसा जो मंथली बेसिस पे जो आपने लौटाना था, एस्क्रो अकाउंट से जो पैसे देना था, वो भी आप नहीं लौटा पाए। शायद 350 करोड़ रुपए आप सिर्फ दे पाए। तो सर आप मीडिया पे सवाल उठाने से अच्छा है कि सर आप कंपनी में यदि आप देखें कि किस तरीके का कामकाज हो रहा है, या जो बोर्ड था यदि वो देखता कि क्या हो रहा है, तो हो सकता है कि आज हम इस कंडीशन पे नहीं होते। करेक्ट, आपकी बात एकदम सही है, बट फिर आप गलत हैं। गलत इसलिए जो आप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। ये जो पैसा लौटाने की बात थी, ये पैसा लौटाने की बात एनएससीएल ने नहीं की थी। ये पैसा लौटाने की बात एफएमसी के सामने हुई थी, एफएमसी के करता था उस मीटिंग में थी। ये डिफॉल्टर्स ने बोला था, ये प्लान डिफॉल्टर्स ने उन्होंने एफएमसी को दिया था कि ये पैसा हम लोग इस सर जो मीटिंग हुई थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो डिफॉल्टर्स की मीटिंग से पहले था। मैं आपको डिफॉल्टर्स की मीटिंग की बात कर रहा हूँ। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस डिफॉल्टर्स मीटिंग के बाद हुआ था, उसमें एफएमसी भी मौजूद थी। ये सारे डिफॉल्टर्स ने कहा था कि हम लोग पैसा लौटाएंगे। जो डिफॉल्टर्स ने बोला था वही हम लोग ने जाके सामने रखा था, एंड कोशिश आज भी जारी है कि जितने भी पैसे डिफॉल्टर्स के पास है वो डिफॉल्टर से पैसे आ जाए ताकि इन्वेस्टर्स को मिल जाए। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर किसी के पास पैसे है एज एन एक्सचेंज, एनएससीएल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस डिफॉल्टर के अगेंस्ट में केस करे। आपको शायद जान के खुशी होगी कि 150+ केसेस
NSCL ने किए हैं, क्लोज टू 1200 करोड़ की इसमें डिक्रीज आ गई है। EOW और ED को मिला के उन्होंने करीबन 6000 करोड़ के एसेट्स। लेकिन सर ईडी की जो चार्जशीट जो अभी रिमांड कॉपी थी उसमें साफ तौर से बताया गया था कि जिग्नेश शाह को PD एग्रो से कितना पैसा मिला या FTIL, NBHC और NSCL में कितना पैसा रूट हुआ, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर मैं खाली यही कहना चाहूँगा, वन मैटर सब जुडिस है, बट फिर भी आपके और आपके व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव से ये कहना चाहूँगा, FTIL ने अपनी सब्सिडरी को लोन दिया था, ये सारा लोन FTIL को वापस आ गया है। दिस लोन वॉज गिवन इन अ नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन। ऐसा नहीं है कि लोन खाली एक सब्सिडरी को गया था, हमारी सारी सब्सिडरी को FTIL सारे बच्चों की तरह उनको पैसा देती है फॉर देयर बिजनेसेस, एंड एट अप्रोप्रिएट टाइम व्हेन दैट मनी कम्स बैक टू द सब्सिडरी इट रिटर्न्स दैट मनी बैक। एंड अगर आप ED के नोट के बारे में बताएंगे, जब आप हमारी नोट पढ़ेंगे तो इस एलिगेशन को हम लोगों ने किस तरह से इस एलिगेशन को काउंटर किया है इन द नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन, ये भी आपको पता चल जाएगा। और आप अगर ED की जो कोर्ट में सेकंड जो उनकी शीट आई थी वो भी आप पढ़ेंगे और कोर्ट और जज का जजमेंट पढ़ेंगे तो शायद आपको उसका आंसर अपने आप मिल जाएगा। लेकिन सर फिर भी जो आपके लॉयर थे वो तो FTIL की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है, लेकिन मैनेजमेंट हमेशा से ये बात कह रही है कि FTIL पूरे मामले में पाक साफ है, लेकिन मुश्किलें फिर भी कम नहीं हो रही हैं।